चल रहा है? चैप्टर का नाम भी याद नहीं तुम लोगों को? भूमि और मृदा संसाधन। आज इसका लास्ट टॉपिक होगा, मतलब लास्ट सेशन होगा, इसका लास्ट क्लास होगी। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं काली मिट्टी तक। अब उसके आगे पढ़ना है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी के बारे में देखते हैं क्या है। यहाँ पे लाल मिट्टी, सबसे पहले इसके निर्माण के बारे में है। लाल मिट्टी है निर्माण, इसका निर्माण, ठीक है। तो इसके निर्माण में क्या है, लोहा और मैग्नीशियम के खनिज युक्त चट्टान, यानी कि लोहा और मैग्नीशियम के खनिज युक्त चट्टान से मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी का? लाल मिट्टी का। लोहा और मैग्नीशियम के, लोहा और मैग्नीशियम के खनिज युक्त चट्टान जो होगा, मिट्टी का निर्माण कहाँ होता है? दो तरह की मिट्टी होती है, हम लोग पढ़े थे। एक तो होती है जो वाहित मिट्टी होती है, जिसको बहा कर लाया जाता है, और एक मिट्टी ऐसी होती है जो उसी जगह मिट्टी बनती है। तो वो कहाँ बनता है? जहाँ पे चट्टान हो। तो ऐसी जगह लाल मिट्टी पाई जाएगी जहाँ के चट्टान में क्या होगा, लोहा और मैग्नीशियम के खनिज होंगे मिले हुए। जिस चट्टान में लोहा और मैग्नीशियम के खनिज मिले हुए होंगे, उसी एरिया में ये लाल मिट्टी का निर्माण होगा। तो समझ में आ गई लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो मैग्नीशियम और लोहा के खनिज युक्त चट्टान से लाल मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। इसका पीएच मान जो होता है वो 6.6 से लेकर 8 तक होता है। पीएच मान क्या होता है ये हम लोग आगे इसमें डिटेल नहीं पढ़ेंगे। पीएच मान हम लोग केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि पीएच मान क्या होता है, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग जान जाइए, मेरे ख्याल से पढ़ा चुके हैं पीएच मान के बारे में। हाँ, पढ़ा चुके हैं। तो पीएच मान जो इसका होता है कितना होता है? 6.6 से लेकर 8 तक होता है, ठीक है। और ये भारत में इसका सर्वाधिक क्षेत्र कितना है? तो भारत में इसका सर्वाधिक क्षेत्र 7.2 करोड़ हेक्टेयर है। कितना है? 7.2 करोड़ हेक्टेयर। पूरे भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर में लाल मिट्टी पाई जाती है। इतना याद रखना कि पूरे भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर में लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद ये पाया कहाँ जाता है? तो दक्कन का जो पठार है ना, उसमें पूर्वी और दक्षिणी भागों में कैसे, तो पूर्वी और दक्षिणी भाग उसमें कैसी जगह पे ये मिट्टी पाई जाती है? जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जहाँ पे, यानी पूर्वी और दक्षिणी भागों में, भारत के पूर्वी और दक्षिणी भागों में जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। अब तुम लोग सवाल करोगे कि सर 100 सेंटीमीटर वर्षा क्या होती है ना? तो उसको सवाल करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुम सिर्फ ये जान जाओ कि 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वर्षा को नापा जाता है सेंटीमीटर में। तो जहाँ पे 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ पे किस एरिया में? तो भारत के दक्षिणी एरिया और पूर्वी एरिया में, भारत के दक्षिणी एरिया और पूर्वी एरिया में वैसे जगहों पे जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। ये दक्कन के पठार में भी पाई जाती है। तो दक्कन के पठार में और उसके बाद पूर्वी और दक्षिणी भागों के 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह लाल मिट्टी पाई जाती है। इसकी बनावट कैसी होती है, यानी कि अगर उसको हम छू कर देखेंगे या उसको देखने जाएंगे तो कैसी होती है? तो उस हिसाब से यह मिट्टी हल्की होती है। कैसी होती है? हल्की होती है, रंध्रमय होती है और मुलायम होती है। रंध्रमय, भुरभुरा टाइप का रंधा हुआ है ना, उस टाइप की मिट्टी होती है वो। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसमें कौन कौन सी फसल होती है उसके बारे में, सभी फसलें, खासकर इसमें सभी फसलें उगती है, खासकर धान, तंबाकू, आलू, मूंगफली और सभी प्रकार की सब्जियां इसमें उगाई जा सकती हैं। अब एक पढ़ते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट जो है, लेटर शब्द आया है लैटिन से, लैटिन भाषा से, और उसका मतलब होता है ईंट। तो ईंट किस तरह का होता है? लाल होता है। तो उसका भी कलर हमारे ख्याल से लाल ही होगा, है ना। तो लेटेराइट मिट्टी जो है वो बनती कैसे? देखो, उष्ण क्षेत्र की, यानी गर्मी वाला जो क्षेत्र होता है, उष्ण क्षेत्र की तेज धूप और तेज वर्षा से इसका निर्माण होता है। यानी कि उस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है जहाँ जो उष्ण कटिबंध तुम लोग पढ़े होगे, तो वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में
जहाँ पे काफ़ी तेज़ धूप भी पड़ती है और काफ़ी तेज़ वर्षा भी होती है, तो वैसे क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यह कितने दूर में फैला हुआ है? पूरे इंडिया में 1.3 करोड़ हेक्टेयर में ही फैली हुई है ये भूमि। कम है इसका रकबा, कम है इसका क्षेत्र, कम है। 1.3 करोड़ हेक्टेयर में यह मिट्टी फैली हुई है। कौन सी मिट्टी? तो लेटेराइट मिट्टी। लौह के ऑक्साइड, हाँ, लोहा के ऑक्साइड जो होते हैं, लोहा का जो ऑक्साइड होता है, तुम लोग पढ़े होगे, इसमें पढ़ाए थे, केमिस्ट्री में तुम लोगों को पढ़ाए थे ऑक्साइड के बारे में। तो लोहा का जो ऑक्साइड होता है, इस मिट्टी में मधुमक्खी के छत्ते की तरह गुथा हुआ रहता है। मधुमक्खी का छत्ता तो देखा होगा, मस्जिद में भी लगाया हुआ था, मधुमक्खी छत्ता लगाया था, और भी कई जगहों पे तुम लोगों ने देखा होगा। तो एक कैसे एक दूसरे के साथ गुथा हुआ रहता है, मधुमक्खी कैसे गुथी हुई रहती है एक दूसरे के साथ, ठीक उसी तरह से लोहा के जो ऑक्साइड होते हैं वो लेटेराइट मिट्टी में गुथे हुए होते हैं। समझ में आई बात? पानी पड़ने पर इसका रंग काला हो जाता है। ये लेटेराइट मिट्टी का रंग पानी पड़ने पर काला हो जाता है। इसमें कमी होती है कुछ चीज़ों की, तो उसमें कौन कौन सा चीज़ है? तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, मैग्नीशियम है, ये सब इसमें कम पाया जाता है। किसमें? लेटेराइट मिट्टी में। अब ये सब कम पाया जाता है तो वहाँ फसल उगाने के लिए इस सब को अलग से डालना पड़ता है। तो वो कैसे डालेंगे? तो खाद के द्वारा, यानी उर्वरक के द्वारा। तो वहाँ पे लगातार उर्वरक अगर हम नहीं देंगे तो फसल नहीं उपजा पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लगातार उर्वरक की आवश्यकता होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह पाया जाता है। कैसे क्षेत्रों में? पहाड़ी क्षेत्रों में प्रायः यह मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी घाटी में पाया जाता है, राजमहल में पाया जाता है, केरल में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश और बंगाल के कुछ हिस्सों में ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। समझ में आ गया? ये लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी के बारे में भी समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पढ़ना है रेतीली मिट्टी और वन या पहाड़ी मिट्टी। तो रेतीली मिट्टी से उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिस मिट्टी में रेत मिला हुआ होगा उसको हम क्या कहेंगे? रेतीली मिट्टी। रेत यानी बालू, हाँ, रेत किसको कहते हैं? बालू को। तो जिस मिट्टी में बालू मिला हुआ हो उस मिट्टी को हम क्या कहेंगे? रेतीली मिट्टी या बलुआही मिट्टी भी कहते हैं उसको, नहीं? तो उसके बारे में देख लेते हैं क्या है। इससे पहले हालांकि हम लोग बलुई मिट्टी के बारे में पढ़े हैं। अब इसमें है कि भारत के पश्चिम भागों में पाया जाता है, भारत के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। इसके अंदर क्या क्या होता है? तो घुलनशील लवण और नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अंदर, रेतीली मिट्टी के अंदर घुलनशील लवण और नाइट्रोजन पाया जाता है। जीवाश्म और फास्फोरस की कमी होती है। जीवाश्म और फास्फोरस की कमी होती है। पश्चिमी राजस्थान के भागों में पश्चिमी राजस्थान में ये मिट्टी पाई जाती है। कुछ क्षेत्र पंजाब का भी है और हरियाणा का भी, यानी पंजाब के कुछ क्षेत्र में पाया जाता है, हरियाणा के कुछ क्षेत्र में पाया जाता है, और कच्छ का जो क्षेत्र है, कच्छ, तो उस क्षेत्र में भी ये बलुआई मिट्टी पाई जाती है, यानी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। और रेतीली मिट्टी में सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इससे पहले भी पढ़ाए थे कि रेतीली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे फसल बहुत कम निकलता है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। और वहाँ कौन सी फसल होती है? तो मूंगफली की फसल होती है। क्या पढ़ना है? वन या पहाड़ी मिट्टी। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि जो वन में होगा, यानी जंगलों में जो मिट्टी पाई जाती है वो होगी वो मिट्टी, या फिर पहाड़ी इलाकों में जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम कहते हैं वन या पहाड़ी मिट्टी। तो अगर कोई पूछ दे या कहीं पे लिखने के लिए आ जाए कि वन या पहाड़ी मिट्टी किसे कहते हैं, तो जो मिट्टी वन में पाई जाती है, यानी जंगलों में पाई जाती है, उस मिट्टी को वन मिट्टी, या और जो मिट्टी जंगलों में और पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है उस मिट्टी को हम वन या पहाड़ी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये पाया कहाँ जाता है? तो हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है, पूर्वी घाट पर पाया जाता है, दक्षिणी भारत के पर्वतीय जंगलों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि ये पहले ही इसका नाम दिया हुआ है, क्या है? वन या पहाड़ी मिट्टी। तो जो वन वाली मिट्टी है तो वन में ही पाया जाएगा, यानी जंगल में पाया जाएगा। इसमें जैविक पदार्थ की ज़्यादती होती है, यानी कि जैविक पदार्थ इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ कमी होती है तो पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है। उर्वरक की आवश्यकता इसमें भी पड़ती है। उर्वरक की आवश्यकता, हाँ, खाद की आवश्यकता इस मिट्टी में भी पड़ती है। उसके बाद है, ये पाया कहाँ कहाँ जाता है? तो कर्नाटक के क्षेत्र, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, मणिपुर में, ये सब जगहों पे ये मिट्टी पाई जाती है। वन या पहाड़ी मिट्टी जो होती है ये इन सब जगहों पे पाई जाती है। इसमें उगाया क्या क्या जाता है? तो चाय, कॉफ़ी और मसाले इसमें उगाए जाते हैं। ठीक है।
ये तो एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में। तो आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। टॉपिक क्या है हम लोगों का? मिट्टी कटाव और मृदा का संरक्षण। तो मिट्टी कटाव, मिट्टी कई तरह से मिट्टी का कटाव होता है। मुख्य उसमें 2 कारण हैं, लेकिन प्रमुख कारण जो है, जो सबसे मुख्य कारण है, एक ही है, जल की वजह से मिट्टी का कटाव होता है। जल अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जाता है। वर्षा होती है तो ऊपर की जो जहाँ पानी जाता है, यानी बारिश होती है, पानी जहाँ जाता है तो अपने साथ मिट्टी को ले जाता है। ख़ासकर नदी में और समुद्र के तटों पर जो है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कटाव होता है मिट्टी का। नदी के किनारे और समुद्र के किनारे मिट्टी का कटाव होता है। हवा से भी मिट्टी का कटाव होता है। कैसे होता है हवा से मिट्टी का कटाव? जैसे कोई आदमी खेत जोत दिया और खेत को इतने अच्छे से जोता कि उसकी मिट्टी एकदम हल्की हो गई। जैसे अंग्रेज़ के ज़माने में होता था, अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों पर इतना जुल्म करता था, वो क्यारी या खेत जो बनवाता था तो उस मिट्टी को इतनी हल्की करवाता था, इतना ऊपर से मिट्टी का कच्चा घड़ा ऐसे छोड़ता था, अगर वो फूट गया तो जो उस खेत को बनाता था उसको बहुत मारता था। बहुत जुल्म किया अंग्रेज़। तो उस तरह की अगर जुताई हो जाए, मिट्टी हल्की हो जाए, तो तेज़ आंधी आएगी तो क्या होगा, अपने साथ मिट्टी को उड़ा के ले जाता है। तो ये भी एक मिट्टी का कटाव हुआ। मुख्य कारण इसका है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इसका मुख्य कारण क्या है? जल। जल की वजह से मिट्टी का कटाव होता है। अब मिट्टी के कटाव का प्रकार है, कई प्रकार से मिट्टी का कटाव होता है। तो वो एक देख लेते हैं कि कौन कौन प्रकार है। सबसे पहले है परतदार क्षरण। क्षरण का मतलब नुकसान, परतदार कटाव। तो कम ढाल वाली जो ज़मीन होती है, जैसे कम ढाल वाली इस तरह से ज़मीन ढालू होती है ना, तो कम ढाल वाली जो ज़मीन होती है, तो उस पर जब बारिश होती है, बारिश की बूंदें पड़ती है, तो ऊपर वाली मिट्टी, उसकी ऊपरी परत जो है, यानी ज़मीन के सबसे मतलब ऊपर वाली जो मिट्टी है, ऊपरी परत, वो बह के पानी के साथ चला जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? परतदार क्षरण कहते हैं, या परतदार कटाव भी कह सकते हो उसको। मिट्टी का उससे नुकसान हो जाता है, एक जगह से मिट्टी दूसरी जगह चली जाती है। उसके बाद है खुरदरा क्षरण। जब परतदार क्षरण हो गया और जब बारिश होती है, ठीक है, परतदार क्षरण होने के बाद जब बारिश होती है, तो बारिश की बूंदें जब ज़मीन पर पड़ती है तो क्या होता है, उसमें गड्ढा गड्ढा बना देता है ना। तो उसी को कहते हैं खुरदरा क्षरण, यानी ज़मीन खुरदरी हो जाती है। वहाँ पे मिट्टी सब निकल के, पानी की बूंदों से निकल के वो अपने साथ पानी बहा के उसको ले जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? खुरदरा क्षरण बोलते हैं। तो ये देखो, परतदार क्षरण और खुरदरा क्षरण दोनों आपस में समझो मिला हुआ है कि परतदार क्षरण होने के बाद ही कौन सा क्षरण होगा? खुरदरा क्षरण होगा। ठीक है। एक है अवनलिका क्षरण। अवनलिका क्षरण मतलब इस तरह से मिट्टी का क्षरण होता है जैसे नाली में होके बहा के ले जाता है। जैसे बारिश होती है तो देखोगे, बारिश तो हर जगह होती है, लेकिन पानी जब गुजरता है, जैसे अपना बाजार है, बाजार पे बारिश हुई तो पानी गुजरता है, तो ऐसा थोड़ी कि पूरे बाजार पर एक लेवल से पानी गुजरता है, ऐसा नहीं होता है। नाली में होके पानी आती, नाली वहाँ पे बना हुआ है, बाजार में नाली बना हुआ है ना, तो बारिश होती है तो क्या देखते हो, तो वो नाली हम बनाए हुए हैं, थोड़े हम नहीं बनाए हुए हैं, वो बारिश के पानी की वजह से नाली बन गया हुआ है, वो रास्ता खुद ब खुद पकड़ लिया हुआ है। तो उसको हम क्या कहते हैं? अवनलिका क्षरण कहते हैं, यानी कि नली नुमा बना देता है, नाली नुमा बना देता है और पानी अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? अवनलिका क्षरण कहते हैं। समझ में आई बात? उसके बाद है अवमूल्यन, यानी लंबे समय से कोई खेत परती अगर पड़ा हुआ है तो उसके साथ क्या होता है पता है? बहुत लंबे समय से कोई खेत अगर परती पड़ा हुआ है, उसमें कोई फसल नहीं हुई, तो जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ ऊपर की जो मिट्टी है वो बारिश के पानी के साथ नीचे चली जाती है। समझ में नहीं आई बात? उसको अवमूल्यन कहते हैं। यानी लंबे समय तक अगर कोई खेत परती पड़ा हुआ है, कोई ज़मीन परती पड़ी हुई है, तो जब बारिश होती है तो ऊपरी परत जो होता है, ऊपरी परत, तो वो बारिश के पानी के साथ वो नीचे चला जाता है। यानी ऊपरी परत नीचे चला जाता है। कैसे चला जाता है? तो उसके जाने के लिए पानी है, पानी के साथ ऊपर की मिट्टी जो है वो नीचे चली जाती है, पानी के साथ मिक्स होकर वो मिट्टी नीचे चली जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। वर्षा जल के साथ, इसमें लिखा हुआ है देखो, वर्षा जल के साथ मिट्टी नीचे चली जाती है। लंबे समय से अगर कोई खेत परती पड़ा हुआ है, कोई ज़मीन परती पड़ी हुई है, तो वर्षा जल के साथ मिट्टी नीचे चली जाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद मिट्टी का कटाव, नदी तटों में मृदा क्षरण होता है। नदी के किनारे जब नदी में पानी आता है, सैलाब आता है, तो क्या करता है? अपने किनारे की मिट्टी को उठा के ले जाता है ना, काट देता है। इससे पहले भी समझाए थे। तो उसी को, तो वही चीज़ ये यहाँ लिखा हुआ है, नदी तटों में मृदा क्षरण, यानी कि नदी के किनारे में जो है मृदा का क्षरण होता है, मृदा का
कटाव होता है, मिट्टी का कटाव होता है। समुद्र तटों पर भी क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। समझ में आ गया? तो ये हो गया मिट्टी का कटाव। अगला है मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण किसे कहते हैं? तो मिट्टी के कटाव को रोकना और मिट्टी के उर्वरक क्षमता को बचाने की कोशिश करना या बचाए रखना ही मिट्टी का संरक्षण कहलाता है। मिट्टी का संरक्षण क्या क्या कहलाता है? मिट्टी को कटाव से रोकना और उसकी जो उर्वरकता होती है, उसको पैदा करने की जो उसके शक्ति होती है, उस अनाज पैदा करने की जो शक्ति होती है उसको बचाना, उस शक्ति को रोकना, वो नुकसान ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं? मृदा संरक्षण कहते हैं। ठीक है, तो अब उसके उपाय क्या क्या हैं? ये सब उपाय है उसका, यहाँ पे हम उपाय लिख सकते हैं इसको। ये क्या है? उपाय। ये प्रकार था किस चीज़ का? मिट्टी के कटाव का प्रकार है, कितने तरह से। अब मिट्टी का जो संरक्षण करते हैं तो उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं? तो भूमि नियोजन करके तो मिट्टी का संरक्षण यानी मृदा संरक्षण में क्या क्या आता है? उर्वरता में कमी भी, उर्वरता जो है उसमें कमी को रोकना भी है। तो उसके लिए क्या? बारिश होनी चाहिए समय पे। तो भूमि का नियोजन करने का मतलब हुआ भूमि को बांटना, कि भूमि के कितने हिस्से में जंगल होगा, इतने हिस्से में जंगल हो कि उसकी वजह से बारिश आसानी से हो, वक्त पे बारिश हो और समय से बारिश हो और इतनी बारिश हो कि हमारा काम चल जाए, किसानों का काम चल जाए। तो पहला उपाय क्या है? भूमि नियोजन करके, भूमि का नियोजन करके यानी भूमि का बंटवारा करके। समझ में आ गया? उसके बाद है आवश्यक तत्वों को खाद या क्या कहते हैं, उर्वरक द्वारा पूरा करना। खाद वही उर्वरक, उसको उसी को बोलते हैं। हाँ, यानी कि ज़मीन के अंदर जो आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, पोटेशियम है ना, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, तो उस सबको जो अगर पूरा करना है, तो अगर उसके अंदर नहीं है, ज़मीन के अंदर नहीं है, 2 मिनट के लिए बैठ जाइए ना, कुर्सी दो वहाँ पर से, कुर्सी दो। तो उस उर्वरकता को बचाए रखने के लिए बाहर से हम क्या देंगे? यानी वो जैसे क्या कह रहे थे, क्या होगा? हाँ, आवश्यक तत्वों को खाद के द्वारा पूरा करके, ज़मीन के अंदर से, मिट्टी के अंदर से अगर आवश्यक तत्वों की कमी हो गई है, पोटास की कमी हो गई है, फास्फोरस की कमी हो गई है, नाइट्रोजन की कमी हो गई हुई है, तो उसको कैसे हम पूरा करेंगे? खाद देकर पूरा करेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? इस तरह से उर्वरता में जो कमी है उसको रोका जा सकता है। ठीक है, फसल चक्र लगाकर। फसल चक्र किसे कहते हैं? किसी को मालूम है फसल चक्र? नहीं, दो हेवी फसल के बीच में एक हल्की फसल लगाकर, उसको फसल चक्र कहते हैं। जैसे धान की फसल लगा दिए, धान की फसल और गेहूं की फसल लगातार होता है, धान की फसल के बाद गेहूं की फसल होती है, तो इस बीच में धान की फसल लगाने के बाद लगातार गेहूं की फसल न लगाकर कोई दलहन की फसल लगा देंगे। मसूर हो गया, मसरी जो तुम लोग जिसको मसरी कहते हो, मसरी हो गया, अरहर हो गया, यानी दाल वाली जो फसल होती है, दलहन फसल उसको बीच में लगाते हैं। इसी को हम फसल चक्र कहते हैं, कि दो फसलों के बीच, दो हेवी फसलों के बीच एक हल्की फसल लगाकर क्या करते हैं? ज़मीन की उर्वरकता के कमी को रोकते हैं। यानी ज़मीन में जो उर्वरता की कमी आती है, उस कमी को रोकने के लिए फसल चक्र का इस्तेमाल करते हैं। और फसल चक्र किसे कहते हैं? दो हेवी फसल, दो मुख्य फसल के बीच में एक दलहन यानी कि हल्की फसल, दलहन की फसल लगा दें, तो उसको हम क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। इससे फसल भी अच्छा होता है। हाँ, फसल भी अच्छी होती है। तुम करते हो खेती, तुमको पता होगा, फसल बहुत अच्छी होती है इससे। क्यों अच्छी हो जाती है? क्योंकि ज़मीन की उर्वरता जो है वो बढ़ जाती है। जो दलहन होता है उसके जड़ों में छोटे छोटे गांठ होते हैं, छोटे छोटे गांठ होते हैं ना, तुमने उखाड़े होगे तो देखोगे कि उसमें गांठ होता है छोटा छोटा। तो उसमें कुछ तत्व पाए जाते हैं इस तरह के, जो इससे हमारे एटमॉस्फेयर से, हमारे वातावरण से नाइट्रोजन को ग्रहण करता रहता है और ज़मीन में फैलाता रहता है, उससे उर्वरता बढ़ती रहती है। समझ में आई बात? ये हो गया। पशु चराई पे नियंत्रण करके, पशु चराई पर भी नियंत्रण करके हम क्या कर सकते हैं? उर्वरता में जो कमी है उसको रोक सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाकर, वनों की अंधाधुंध कटाई पे रोक लगाएंगे तो ये भूमि नियोजन वाला ये आ गया, मिलता जुलता, कि लोग क्या करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए जो जंगल लगे हुए हैं वहाँ से पेड़ पौधों को अंधाधुंध काट रहे हैं। अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इससे हमारे वातावरण पे क्या नुकसान पहुँचेगा। पेड़ बहुत ज़्यादा कट जाने की वजह से अपने एरिया में
बारिश वक्त पर क्यों नहीं होती है? क्योंकि जंगलों की कमी है, पेड़ पौधों की कमी है। पेड़ पौधों की कमी हो जाने की वजह से वर्षा जो है वो अपने समय पर नहीं हो पाता है और किसान खेती सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाकर भी किया जा सकता है। ढालू भूमि पर अनुप्रस्थ या समुच्चय जुताई करके। अब इसको समझने वाली बात है कि अनुप्रस्थ या समुच्चय जुताई क्या होती है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, उसको यहाँ पे हम समझाएंगे, ठीक है। देखिए, अनुप्रस्थ जुताई क्या है? कोई ज़मीन ढालू है, मान लो कि इस तरह से, जिस तरह से बोर्ड लगा हुआ है ना, इस तरह से ज़मीन ढालू है। अगर हम जुताई ऐसे कर दें, ऐसे जुताई कर दें, इधर से इस तरह से जुताई अगर हो जाए तो पानी यहाँ पड़ेगा, पूरा पानी नीचे चला जाएगा, पानी यहाँ पड़ेगा, पूरा पानी यहाँ चला जाएगा, पूरा पानी यहाँ पड़ेगा, पानी यहाँ चला जाएगा। तो इसकी जुताई ऐसे ना करके बल्कि हम ऐसे करेंगे, अनुप्रस्थ जुताई करेंगे। इस तरह से जुताई करेंगे, इस तरह से जुताई करेंगे। तो जुताई करने के बाद नाला नाला टाइप का बन जाता है ना। तो यहाँ बारिश होगी, इसमें ज़्यादा पानी होगा तो वो पानी इसमें चला जाएगा, या बारिश होगी तो इसमें भी पानी जमा रहेगा, इसमें भी जमा रहेगा, इसमें भी जमा रहेगा, इसमें भी जमा रहेगा। लेकिन अगर इस तरह से हम जुताई करेंगे, ऐसे अनुप्रस्थ जुताई नहीं करेंगे बल्कि इस तरह से जुताई करेंगे, तो क्या होगा, पानी यहाँ पड़ेगा और पूरा पानी निकल के इधर चला जाएगा, पानी पड़ेगा, पूरा पानी यहाँ से निकल जाएगा। एक तो ये हो गया, और एक है समुच्चय जुताई। तो समुच्चय जुताई कैसे होता है? इस तरह से जुताई करेंगे, इस तरह की जुताई करेंगे, मतलब घुमा घुमा के। तो जब जुताई करेंगे तो जुताई करने पे नाली बन जाता है। नहीं, ट्रैक्टर से करें या फिर अगर हम बैल का भी उपयोग करके, बैल के द्वारा अगर हम हल चलाते हैं और जुताई करते हैं तो उसमें भी नाला बन जाता है। नहीं, तो इस तरह से अगर हम जुताई करेंगे, इस तरह से घुमावदार, तो क्या होगा कि नाला ऐसे बनेगा, नाला ऐसे बनेगा, तो गोल गोल नाला बनेगा, तो पानी उसमें टिका रहेगा, पानी उसमें टिका रहेगा। तो यही हो गया कि अनुप्रस्थ जुताई या समुच्चय जुताई करके ढालू भूमि पर। कैसी भूमि पर? ढालू भूमि पर, जहाँ पर पानी पड़े और पानी निकल जाता है, वैसी भूमि पर इस तरह की जुताई करके, झाड़ियाँ लगाकर और उसके बाद पेड़ पौधे लगाकर भी हम क्या कर सकते हैं, उर्वरता में कमी और मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है भूमि को परती छोड़कर। भूमि को कुछ दिनों तक अगर परती छोड़ दिया जाए, 6 महीना के लिए, है ना, साल भर में अगर ज़मीन की उर्वरता कम हो गई है तो उसको अगर हम साल भर के लिए छोड़ दें, ऐसे ही परती छोड़ दें, तो भी उसकी उर्वरता बढ़ जाती है, ठीक है। तो वैसे, या जल जमाव से रोकना। जल अगर जम जाए हमारे भूमि पर तो क्या होगा कि भूमि की उर्वरता कम हो जाएगी, वहाँ पे हम फसल नहीं लगा पाएंगे और दलदली हो जाएगी ज़मीन। तो जल जमाव को रोक कर भी हम क्या कर सकते हैं, भूमि की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं और भूमि क्षरण का जो है वो, यानी कि भूमि का जो क्षरण होता है उसका हम संरक्षण कर सकते हैं, भूमि के कटाव का संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही ये जो चैप्टर है भूमि और मृदा संसाधन, ये आज समाप्त हो गया।